क्लास 8 का सब्जेक्टिव पार्ट मैं आप लोगों को सोल्व करके बताने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करके बताऊंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये देखें, ये सारे क्वेश्चन 2023 के पेपर में जो आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मैंने सोल्व किए हुए हैं। आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है ABC, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है और B इस तरह। ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 4 5 6 एंड B के एलिमेंट हैं 3 4 5 6, C के एलिमेंट 6 7 8 9 10, देन शो दैट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C। ये हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने सोल्व किया है, वही A B एंड C लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले इस ब्रैकेट वाले को सोल्व किया है B इंटरसेक्शन C। पहले यहाँ पे अगर B पहले है इंटरसेक्शन से तो B के एलिमेंट भी पहले ही लिखेंगे और इंटरसेक्शन के बाद C के एलिमेंट लिखेंगे। B के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 और C के 6 7 8 9 10। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों एलिमेंट सेम हों, दोनों सेट के एलिमेंट सेम हों, वो लिखने होते हैं। तो दोनों में सिर्फ 6 एक ऐसा एलिमेंट था जो दोनों में सेम था, तो यहाँ पे मैंने इसका इंटरसेक्शन लिख दिया 6। अब ये ब्रैकेट वाला तो सोल्व कर लिया। अब इस पूरे को सोल्व करना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसकी जगह पे इसका जो आंसर निकाला है हमने वही लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ए के एलिमेंट क्या थे? ए के एलिमेंट हैं 1 2 4 5 6। यहाँ पे देखें मैंने लिखा 1 2 4 5 6 इंटरसेक्शन 6। अब फिर इंटरसेक्शन है तो दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा, 6 दोनों में कॉमन है, तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या थी? ए इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इंटरसेक्शन C ब्रैकेट के बाहर है, इंटरसेक्शन B ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे। पहले ए के एलिमेंट लिखे, फिर B के एलिमेंट, फिर दोनों में कॉमन क्या है 4 5 एंड 6। ये 4 5 एंड 6 दोनों में कॉमन है, तो ये ले लिया A इंटरसेक्शन B। अब इंटरसेक्शन C भी इसके साथ करना है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका आंसर लिखा 4 5 6 एंड इंटरसेक्शन C की जगह पे C सेट के एलिमेंट सारे लिखे। C सेट के एलिमेंट क्या है? ये है C सेट 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे देखें 6 7 8 9 10। अब दोनों में फिर इंटरसेक्शन करवाया। इंटरसेक्शन में कॉमन ढूंढना होता है ना। 4 दोनों में क्या कॉमन है 6, तो लेफ्ट हैंड साइड, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 6 आया था और राइट हैंड साइड का भी, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर लिया है। अब चलते हैं इसके बी पार्ट। इफ़ A इज इक्वल टू 10 11 14 15 and B is equal to 11 13 15 17, then verify the commutative law of union। अब ये वाला क्वेश्चन हम सोल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट में करना था हमने। A एंड B की वैल्यूज दी हुई है, मतलब इन सेट के एलिमेंट हमें बताए हुए हैं, A सेट एंड B सेट के एलिमेंट। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ, उन्होंने कहा था कि सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन करो, तो हमें कम्यूटेटिव लॉ को देखते ही पता चल गया कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। अगर यहाँ पे वो इंटरसेक्शन कहते, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा देते। तो उन्होंने तो यूनियन पूछा है, तो यूनियन सोल्व करेंगे हम। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं A यूनियन B। पहले A सेट के एलिमेंट ये 10 11 14 एंड 15, फिर यूनियन के बाद 11 13 15 एंड 17। यूनियन का क्या मतलब होता है कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट को तरतीब से लिखना है। अगर 2 बार आए हों तो सिर्फ एक बार लिखना है, जिस तरह यहाँ पे 11 2 बार आया हुआ है, 10 फिर 11 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, 13 14 15 2 बार है एक बार लिखा, 17। तो ये हो गया इसका यूनियन। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड B यूनियन A करना है, तो पहले B सेट के एलिमेंट लिखेंगे। ये देखें 11 13 15 एंड 17, फिर A सेट के एलिमेंट 10 11 14 एंड 15। ये फिर इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों में तरतीब से लिखना है, पहले जो लेस होता है उसे और उसके बाद उससे बड़े वाला। लेकिन अगर दोनों में 2 बार एक बार कोई भी डिजिट आया और रिपीट हो रहा हो तो उसे हम एक मरतबा ही लिखेंगे। 10
11, ये 11 दोनों में है, 2 बार आया हुआ है, एक बार लिखा। 13, 14, 15 दोनों में आया हुआ है, 15 एंड 17। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन सोल्व कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ रेक्टेंगल फील्ड हैज एन एरिया 1682 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज विड्थ। मतलब इसकी लेंथ जो है वो इसकी विड्थ से दुगना है। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो चलें सोल्व करते हैं इसे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1682 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा इसका यूनिट। लेंथ उन्होंने कहा था कि जो उसकी लेंथ है ना वो विड्थ से ट्वाइस है। लेट इसकी विड्थ जो है वो x है और लेंथ इसकी 2x लिखेंगे। तो हमने इसकी लेंथ एंड विड्थ दोनों ही फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ एंड विड्थ का जो हमने लेट किया है यहाँ पे x एंड 2x, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे ये वाला लिख दिया 1682 मीटर स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो इसका इसलिए यूनिट साथ नहीं लगाया। 1682, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया दूसरी साइड पे। इधर अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है कोई डिजिट तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाता है। 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2। अब ये देखें इसका स्क्वायर है तो दोनों का अंडर रूट लेना पड़ेगा ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। x स्क्वायर की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए। ये देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो 841 का स्क्वायर रूट आ गया है 29। स्क्वायर रूट किस तरह लेते हैं, मतलब पेयर बना के, जिस तरह हम एक एक्सरसाइज 8 क्लास की में हमने किया था। पेयर बना लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं पेयर बना। यहाँ पे 8 बच गया है तो 2 2 4 3 3 द 9, वो तो बड़ा हो जाएगा 4 4 1 और 2, इस 2 और 2 को प्लस कर दिया और 9 की बारी पे 9 9 81, 9 2 18 और 8 8 8 9 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। मतलब ये पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका आंसर भी 429 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 441 आता है, जो कि इसका 29x की वैल्यू आ गई। अब ये मतलब इसकी हमने विड्थ फाइंड कर लिया है 29। अब लेंथ क्योंकि जो लेंथ थी उसकी वो विड्थ से ट्वाइस दुगना थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी आ गई विड्थ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 के ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। एवेल्युएट द एक्सप्रेस आंसर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको सोल्व करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के जरिए। तो सोल्व क्या है, एवेल्युएट द एक्सप्रेस आंसर इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ये पहले इसको 5 के साथ और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने सोल्व किया है 1231 को 5 के साथ। मतलब इसके हर डिजिट को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 था और 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 0 1 2 3 और 5 को मतलब 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 और 25 को फिर 5 से, तो 125 आएगा। इस तरह इसका करना है 125। और ये वाला 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 आएगा। 25 को 2 से 50, 3 5 15 और 5 की पावर 0 है तो उसका मतलब है कि वो जो भी डिजिट 0 के इक्वल होता है तो वो उसका मतलब है कि वो 1 के इक्वल है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही आएगा। और इन सब को मल्टीप्लाई किया प्लस किया तो 191 आ गया। अब 10 और 10 इसको 2 के साथ करना है, डेसिमल फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है इसके हर डिजिट को 2 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0। फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं 0 1 2 एंड 3। 2 को 3 टाइम्स, 2 to the 4, 4 to the 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8। 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 बना देता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 the 2 और ये 0 1 के साथ, मतलब 2 की पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये 0 आ गया इसका आंसर। 8 + 2 10 आ गया। अब
इन तीनों के हमने आंसर निकाले हैं। इसका 191 और 10, 75 जमा 191 जमा 10, इस सब को प्लस करके हमने ये इसका आंसर निकाला है 276। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर, इसका ए पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। इसका ए पार्ट सोल्व करने लगे हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बिकम एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो इसे डिवाइड करते हैं x माइनस 2 पर, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब x माइनस 2 के साथ कोई ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना है कि x यहाँ पे x क्यूब आए। तो x स्क्वायर को जब x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ गया। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है x एंड x स्क्वायर तो इनकी पावरें ऐड हो रही होती हैं। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x, फिर साइन चेंज करके माइनस करना होता है ना, तो माइनस करते हुए साइन चेंज कर देते हैं। ये वाला माइनस का था प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो प्लस माइनस कट गए और ये 4 और 2 6 हो गया। माइनस का 5x नीचे आ गया। अब हमें यहाँ पे 6x स्क्वायर चाहिए। x के साथ 6 एंड x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉजिटिव का चाहिए। पॉजिटिव 6x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी 6 2 12x। अब ये माइनस का था क्योंकि 6x को जब x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 2 12x। तो साइन चेंज करके इसको कैंसिल कर दिया। इसका साइन चेंज करने से ये प्लस का 7 बच गया और ये वाला k नीचे ले आए। अब यहाँ पे 7x चाहिए था तो हमने 7 के साथ प्लस का 7x चाहिए। x माइनस 2 को 7 सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 7x तो ऑलरेडी यहाँ पे है। 7x, x की पावर 1 चाहिए जो यहाँ पे है, माइनस 7 2 14। अब 7x आ गया और ये वाला फिर माइनस का 14 था। साइन चेंज किया सोल्व करने के लिए, तो ये 14 क्योंकि k के साथ तो प्लस माइनस हो नहीं सकता, तो k प्लस 14। यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली है। k प्लस का 14 था, दूसरी साइड पे इक्वल टू के बाद आके नेगेटिव का हो गया, तो k की वैल्यू आ गई -14, जो कि हमने डिवाइड करके k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, आयशा बॉट 5 बुक्स एंड 2 पेंसिल्स Rs 170 whereas उस्मान bought 2 such books and 1 pencils for Rs 70। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 बुक। फाइंड करना है हमने बुक एंड पेंसिल, एक बुक एंड एक पेंसिल की कीमत। तो देखें यहाँ पे मैंने वही सवाल लिखा हुआ है। अब सॉल्यूशन, नीचे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कॉस्ट प्राइस 1 बुक, हमने 1 बुक एंड 1 पेंसिल की कीमत फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस 1 बुक x एंड कॉस्ट प्राइस 1 पेंसिल y। अब क्योंकि हमने बुक की कीमत को x कहा है और पेंसिल की कीमत को y, तो यहाँ पे क्या है, बुक की कीमत क्या है, बुक की कीमत है 5 बुक की कीमत और 2 पेंसिल जो कि इक्वल है 170 के। तो हमने 5 मतलब 5 बुक्स और 2 पेंसिल्स इक्वल है 170 के, और दूसरा उस्मान ने जो खरीदी हैं 2 बुक्स एंड 1 पेंसिल 2x प्लस y जो के 70 है, उसकी प्राइस है 70 रुपीज़। तो इसे सोल्व करने, एक को हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया और एक को इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो इक्वेशन 2 को, ये देखें इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y हो जाएगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो सकेगा। तो हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि यहाँ पे 2y आ सके। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 170। फिर बोथ साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2 to the 4 प्लस 2y 70 2 170 मल्टीप्लाई बाई 2 से फिर 2 7 14 140 रुपीज़। और यहाँ पे ये देखें साइन चेंज किए तो ये वाला कैंसिल हो गया और यहाँ पे सिर्फ x बचा, और यहाँ पे 70 में से 170 में से 140 गया तो 30, मतलब x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी हम अपनी मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट की
5x + 2y = 170। x की जगह पे 30 पुट कर दिया, उसकी मतलब वैल्यू जो हमने फाइंड की है 150 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने से, प्लस 2y = 170। अब 2y 170, 150 इधर है, दूसरी साइड पे जाके 100, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया, तो 2y = 170 - 150, तो इन दोनों को माइनस करने से 170 - 150 तो 20 बच गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 10 20, y की वैल्यू 10। अब मतलब 1 बुक की प्राइस है 30 रुपीज़ एंड 1 पेंसिल्स की कीमत है 10 रुपीज़। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय यूजिंग हीरो फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल रीजन व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय यूजिंग हीरो फार्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स साइड 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हीरो फार्मूला क्या होता है? हीरो फार्मूला इस तरह होता है, s × s - a s - b s और इसके साथ s - c। तो ये होता है हीरो फार्मूला। पहले हमें s की वैल्यू भी तो चाहिए। s इक्वल होता है, s की वैल्यू a + b + c/2, मतलब इन सब को प्लस करना है और उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो s की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। हमने क्योंकि एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, तो एरिया फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है, इसलिए इसके इक्वल रखा है, s × s - a s - b s - c। s की वैल्यू आ गई 20 और a की वैल्यू क्या थी? s में से a की वैल्यू थी 12 एंड b की वैल्यू 13, c की वैल्यू 15। तो a b एंड c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, a b एंड c की वैल्यू, और यहाँ पे तो s की वैल्यू है ये 20 s की वैल्यू है ना, तो a b एंड c की वैल्यू, मतलब इनको माइनस किया, इन सब को 20 के साथ माइनस किया, यहाँ पे 8 आ गया, इसको माइनस करने से 7 और इसको माइनस करने से 5। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई किया, 7 5 35 और उसको 8 के साथ फिर 20 के साथ, तो ये आ गया 5600। इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड किया, ये देखें इस तरह स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमने स्क्वायर यूज़ करना है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर = 49, 8 का स्क्वायर 64, वो तो बड़ा हो जाता ना इससे, तो इसलिए 7 का स्क्वायर 7 7 49, इस 16 में से 9 गया तो 7 आ गया। आप पेयर भी नीचे उतारने होते हैं, स्क्वायर रूट का ये भी रूल होता है कि पेयर नीचे लेके आए, पेयर पहले बनाने होते हैं। दोनों जीरो को एक साथ नीचे लेके आए और इसको प्लस करके यहाँ पे 14 लिखा। अब किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है जो यहाँ पे हो, और मतलब इसका भी स्क्वायर आ रहा हो, जिस तरह 7 का स्क्वायर लिया था ना, तो 4 का स्क्वायर मतलब 5 वाला बड़ा हो जाता, तो 4 का स्क्वायर लिया तो 576 आया, और 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, 6 में से 5 गया 1। अब पॉइंट लगा के हमें आगे सोल्व करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई डिजिट ही नहीं थे। पॉइंट लगा के अपनी मर्जी से हम जितने ज़ीरो लगाना चाहें, जितने पेयर ज़ीरो के पेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 पेयर लगा दिए हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल के बाद मतलब 2 डिजिट तो आने चाहिए, इसलिए ज़ीरो वाला पेयर नीचे लेके आए। अब ये 14 वैसे का वैसा और ये 4 प्लस होके 8 बन गए, और इनको 8 का स्क्वायर हमें लेना पड़ा 1000, मतलब 148 के साथ फिर 8 का पेयर लेना पड़ा। इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करने से 11,904 आ गया, और इसको आगे माइनस किया 496 आ गया। फिर ये वाला ज़ीरो वाला पेयर नीचे लेके आए, तो इनको फिर प्लस करके 14 एज इट इज़, ये वाला 8 भी एज इट इज़, लेकिन ये वाला जो 8 था इसके साथ प्लस हुआ तो 8 और 8 होता है 16 का 9 आगे चला गया, तो इसलिए 6 यहाँ पे है और ये वाला 8 9 बन गया है। इसके साथ जब 8 को प्लस किया तो 8 8 16, और ये वाला 1 इधर चला गया 8 और 1 9, तो इसको फिर 3 का पेयर लेना पड़ा। 3 की बारी से ये आ गया 44,889,
इसका बाकी आगे भी मतलब सोल्व हो रहा था, बट हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक सोल्व कर लिया है। ये हमारा आ गया है आंसर इसका, जिसका हमने हीरो फार्मूला के ज़रिए ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना था। हमें साइडें दी हुई थी तो हमने उसका एरिया फाइंड कर लिया है, जो कि है 74.83। तो ये तो सोल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है? ए बी सी डी 4 साइडें होंगी, उसकी 2 साइडें बराबर होंगी और ऑपोजिट साइडें दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। तो यही सवाल करना है हमने। ए बी इक्वल है 3.1 के एंड बी सी इक्वल है 5.1 के। तो इसी हिसाब से हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी व्हेन measure AB is equal to 3.1 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 5.1 सेंटीमीटर। तो हमने ये रेक्टेंगल ड्रा करनी थी। 5.1 सेंटीमीटर क्या है? BC, तो 5.1 सेंटीमीटर इधर आ गया, और क्या था? AB 3.1 सेंटीमीटर, तो AB इधर आ गया। मतलब ये दोनों साइडें दी हुई थी, तो बाकी दोनों साइडें हमने खुद से ड्रा करनी थी। तो क्योंकि रेक्टेंगल में क्योंकि दो ऑपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमें इस साइड को देख के इस साइड का लेंथ भी फाइंड हो गई और इस साइड को देख के इस साइड की। तो हमने इस तरह ड्रा कर लिया। अब हमने इसको कंस्ट्रक्शन स्टेप के बारे में बताना है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रा बी सी इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। आप लोग इसे स्केल के साथ भी, मतलब वहाँ पे स्केल के साथ पूरे पॉइंट लेके वहाँ पे स्केल को रख के नाप करेंगे, तो जितना 5.1 आएगा जहाँ तक, तो वहाँ तक भी कर सकते हैं। और इस एंगल को जो इस तरह टच कर रहा हो, मतलब इस तरह कट कर रहा हो, तो इसे कहते हैं कि ये 90 का एंगल है। ये देखें यहाँ पे दोनों साइडों पे 90 के एंगल भी बन रहे हैं। तो बी सी ड्रा हमने पहले ये किया, बी सी इज इक्वल टू है 5.1 सेंटीमीटर एंड ए बी एंगल के बारे में बताना है। ए बी जो है वो बी ए जो है ये वाई एंगल बी ए वाई इक्वल है 90 डिग्री के, एंड फिर ए बी एक्स। अब एक्स वाला एंगल तो ये है ए बी, पहले ए बी के बारे में बता दिया, फिर बी ए के बारे में, मतलब और सी डी के बारे में भी अगर हम बताते कि एंगल सी डी, यहाँ पे भी ये साइड भी तो ऊपर वाली इस तरह वाली लाइन भी तो वाई होती है, और एक्स वाली साइड कौन सी होती है? ये एक्स यहाँ पे होता है। ये लाइन इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे वाई एक्सिस, तो इसीलिए ये वाई, इसके साथ वाई लगा है और इसके साथ बी सी के साथ एक्स लगेगा। तो एंगल ए बी और बी वाई, यहाँ पे दरअसल बी सी लगना था। ये बी सी एक्स एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे भी मतलब बी सी, ये भी तो 90 एंगल के साथ ही कट कर रहा है, 90 का एंगल ही बना रहा है इस ए बी के साथ। तो वही बात है, ए बी जो है एंगल ए बी, इसके साथ वाई लिखा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, और इस बी सी के साथ लिखा एक्स। बी सी भी 90 का एंगल ही बना रहा है। एट ए एंड बी एंगल बी ए, एंड यहाँ पे बी सी लगेगा, ए एंड सी लिखेंगे यहाँ पे। मेक एंगल बी ए एंड बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री विद ए एंड बी एज कंस्ट्रक्ट एंड रेडियस इक्वल टू 3.1 सेंटीमीटर। जिस तरह सर्कल में होता है ना रेडियस उसका कम, जिस तरह हम सर्कल में कहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है इसका रेडियस है और ये पूरा डायामीटर है, तो इसकी लेंथ का जो हाफ है ना वो 3.1 सेंटीमीटर है। तो इसी रेडियस की बात कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हमने। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 45 डिग्री। तो साइन
45 डिग्री कोस 30 डिग्री कोस 45 डिग्री, इस तरह की ये डिग्रियां तो हमें खुद फाइंड करनी होती है ना, ये हमें इसकी वैल्यूज़ पता होती हैं तो ही हम इसको सोल्व करने के लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। इस तरह करते हैं 0 1 2 3 एंड 4, सबको 4 के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री 90 डिग्री। तो अब इनके साथ ऊपर अंडर रूट भी दे देते हैं। तो इसके ऊपर अंडर रूट देने से क्या होगा, ये 1/2 इस तरह करके ना आगे, मतलब यहाँ पे साइन की वैल्यू फिर कॉस की वैल्यू, ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है। नेट पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी मिलेगा। तो वहाँ से इस तरह मतलब खुद से हम इसकी वैल्यू हमें याद नहीं करनी पड़ती, हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वहाँ से पता चल जाती है। साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 इसकी वैल्यू है। साइन की वैल्यू 1/√2, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ 4, तो इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इधर आ गया ऊपर, और इसके साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था तो 4/√2 मल्टीप्लाई बाय 3/√3/2 प्लस 1/√2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2/√2। अब सोल्व करते हैं, ये वाला जो 2 है ना इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 2 द 4 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2/3/√2 प्लस ये 2/√2 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2/√2 का होल का स्क्वायर, इसका सो कैंसिल हो जाएगा ना अंडर रूट, क्योंकि उसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो 2/2 आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल तो 1 आ गया। 2/3/√2 प्लस 1, ये एलसीएम लिया अंडर रूट 2/3, और यहाँ पे ये देखें 1 आ गया है, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 2/3 प्लस √2/2, ये इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट हम कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोडायग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। क्लास बाउंड्रीज मतलब इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं बनानी पड़ रही, उन्होंने ऑलरेडी उसी क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में ही दी हुई है। इसका मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ही दी हुई है, हमें मतलब खुद से इनको प्लस माइनस करके इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे आसानी से इसका हिस्टोडायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोडायग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ये इसका मतलब होता है कि जब इस फॉर्म में हो 5 से 10 और फिर 10 से 15 फिर 15 उसी डिजिट से आगे, मतलब ये कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ये इसकी क्लासेस मतलब क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं। नीचे फ्रीक्वेंसी भी बताई हुई है, तो हम इसी तरह की क्लास बाउंड्रीज जब होती हैं कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो तभी हम उसका हिस्टोडायग्राम ड्रा कर सकते हैं। पहले इसकी क्लासेस को हम सेट कर लेते हैं 5, 15, 5, 10, 15, 20 एंड 25 ये भी। अब फ्रीक्वेंसी हमने ड्रा करनी है, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे ली है और क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे। तो ये देखें 5 से 10 तक है 25, 5 से 10 तक 25। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी में भी और इसमें भी 5 का गैप था, तो जितना यहाँ पे गैप होगा क्लास बाउंड्रीज में और फ्रीक्वेंसी में हम उतना ही अपनी मर्जी से स्केल बना सकते हैं। 5 से 10 तक 25 था उसकी फ्रीक्वेंसी, तो 25 स्केल के साथ अच्छे तरीके से ये डायग्राम बना लेनी है। 10 से 15 तक, फिर 10 से शुरू हो रहा है 10 से 15 तक, तो उसी के साथ जोड़ के लिखेंगे। और फिर 20 से 25 तक 10 है, 15 से 20 तक क्या है 15, और 20 से 25 तक 10। ये बन गई है हमारी हिस्टोडायग्राम। क्लास बाउंड्रीज भी दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी, तो कोई पेपर सोल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।